हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। सिलेबस एंड करिकुलम ये टॉपिक चल रहा है हमारा। लास्ट क्लास में हमने एम्स जो है या फिर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं या फिर कह सकते हैं बेसिक एलिमेंट्स जो है करिकुलम के पाठ्यचर्या को उनको पढ़ा था, वहाँ से एंड किया था। और आज की क्लास में हमको टाइप्स ऑफ करिकुलम पढ़ना है और टाइप्स के अलावा, प्रकार के अलावा कुछ मॉडल्स हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने तैयार किया है कि पाठ्यचर्या के लिए किस किस तरीके से अगर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाएगा तो वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सही होगा। तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। तो इस चीज को पढ़ने के पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाठ्यचर्या की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। मतलब कि टीचर नॉर्मली जब जिसको जो सब्जेक्ट पढ़ाना है, जब जिसको जो करना है, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, किसी भी तरीके से नॉर्मली बच्चों को जो पूछना है, टीचर को जो बताना है बता दें। तो मतलब किसी भी तरीके से ये टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस तो की जा सकती है, लेकिन जब सिस्टमैटिक तरीके से या ऑर्गेनाइज्ड वे में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ जब शैक्षणिक प्रक्रिया कराई जाती है तब उसको करिकुलम बोला जाता है, तब उसको पाठ्यचर्या बोला जाता है। मतलब कि जब किसी भी चीज को, शैक्षणिक चीजों को जब बच्चे को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया जाएगा, सिस्टमैटिक वे में दिया जाएगा, तो वो बच्चे का पूरी तरीके से या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकता है। तो इसी वजह से पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। लेकिन हम एक एक पॉइंट, एक एक लाइन वाइज समझेंगे कि जो पाठ्यचर्या है उसकी आवश्यकता क्यों है या फिर वो आवश्यक क्यों है बच्चों को पढ़ाने के लिए। पहला हमने जो पढ़ा था वो क्या था, जो चार एलिमेंट्स पढ़े थे, जो हमने चार एलिमेंट्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसमें जो पहला था वो क्या था, एम, मतलब कि उद्देश्य था। किसी ना किसी उद्देश्य के साथ कुछ ना कुछ पहले ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर किए जाते हैं कि इस चीज के अकॉर्डिंग पूरा जो पाठ्यचर्या है वो डिजाइन किया जाएगा या फिर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाएगा। तो उद्देश्य क्या क्या होते हैं, बच्चों की कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इन तीनों ही तरीके की जो स्किल्स है, मतलब कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इन तीनों ही प्रकार की जो क्षमताएं हैं या फिर इन तीनों ही प्रकार के क्षेत्रों में बच्चों का विकास हो सके, बच्चे विकसित हो सके, ये उद्देश्य होता है करिकुलम का या फिर पाठ्यचर्या का। ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे का मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट हो सके, मतलब बच्चे में नैतिक और चारित्रिक विकास हो सके। तीसरी चीज क्या होती है, बच्चों के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल फीलिंग जागृत हो, मतलब कि बच्चों के अंदर सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना आए। इसके अलावा सोशल, एक सामाजिक भावना रहे, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, हमारा एक दूसरे से इंटरेक्शन जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपस में जो शांति है या फिर पीस, इन सब चीज को बरकरार रखना है, पीस, शांति, हारमोनी, इन सब चीजों को अगर मेंटेन रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि बच्चों में या फिर हर एक व्यक्ति में सोशल फीलिंग हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तभी एक समाज ऑर्गेनाइज्ड वे में चल सकता है। ठीक है। तो एक उद्देश्य ये होता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना बच्चे में विकसित हो सके। और क्या उद्देश्य होता है और किस एम या ऑब्जेक्टिव के साथ करिकुलम का निर्माण किया जाता है कि बच्चे के बिहेवियर में ज्यादा से ज्यादा परफेक्शन आ सके। परफेक्ट चीज मतलब बच्चे की जो अपनी खुद की एबिलिटी है उतने तक बच्चा जो है वो अपने बिहेवियर में अच्छे से मॉडिफिकेशन कर सके। उसका जो व्यवहार है वो इन सब चीजों से लेकर के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल फीलिंग, मतलब कि कल को चल के वो कोई ऐसा तत्व ना बने समाज के लिए जो कि समाज के लिए हानिकारक हो। तो इस वजह से बिहेवियर मॉडिफिकेशन जरूरी है। तो इस उद्देश्य के साथ भी करिकुलम का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया, ये सारे ये उद्देश्य हैं जिनके लिए करिकुलम का निर्माण या फिर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। अब जो दूसरा तत्व था वो क्या था, कंटेंट, मतलब कि पाठ्य वस्तु। ठीक है। अब पाठ्य वस्तु क्या होती है, इन सारी चीजों का डेवलपमेंट बच्चों के अंदर हो सके, इस वजह से पर्टिकुलर कुछ कुछ चीजें, मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट में किस तरीके से क्या क्या चीजें ऐड की जाए, क्या क्या पाठ्य वस्तु उसमें जोड़े जाए, जिससे बच्चे की ये सारी चीजें जो है वो विकसित हो सके, वो पाठ्य वस्तु का निर्माण किया जाता है। मतलब कि क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, हर सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें, क्या क्या कंटेंट डालें जिसकी वजह से ये सारी चीजें बच्चों की डेवलप हो सके, बच्चे का ज्ञानात्मक विकास हो सके, भावात्मक विकास हो सके, क्रियात्मक विकास हो सके। ये सारी चीजें किसी ना किसी तरीके से सारे सब्जेक्ट में जो डिवाइड किया गया है उन सारे सब्जेक्ट्स में डाला जाता है। तो दूसरा क्या है, कंटेंट, पाठ्य वस्तु तैयार की जाती है। और तीसरा क्या था कि टीचिंग मैथडोलॉजीज, टीचिंग मैथडोलॉजीज मतलब कि शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण विधि, टीचिंग मैथडोलॉजीज, शिक्षण विधि।
अब ये जो कंटेंट तैयार किया, पाठ्य वस्तु तैयार किया है, मान लीजिए बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बैठ करके बहुत अच्छा डिजाइन किया है करिकुलम, बहुत अच्छी पाठ्य वस्तु तैयार की है। आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि पाठ्य वस्तु में, करिकुलम में आपका करिकुलर और को करिकुलर हर एक तरीके की एक्टिविटीज आती है, पर हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से या फिर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इसको देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। अगर इससे हटके क्वेश्चन पूछा होगा तो वो उसमें मेंशन कर देगा कि को करिकुलर एक्टिविटी का क्वेश्चन है, नहीं तो मानकर चलिए कि करिकुलर हो चाहे को करिकुलर एक्टिविटी हो, दोनों ही तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं वो करिकुलम में इंक्लूडेड होती हैं, कंटेंट होती हैं। ठीक है, तो जो टीचिंग मैथडोलॉजीज होती है, अगर कंटेंट बहुत बेटर, बहुत बढ़िया बना करके रखा है, लेकिन टीचर उसको ठीक तरीके से बच्चे को डिलीवर नहीं कर पा रही है, जो टीचर पढ़ा रही है या फिर जो कि बच्चों को करवा रही है, वो सारी चीजें बच्चों की इन सब चीजों में से किसी भी चीज का विकास नहीं कर पा रहे हैं, ना उनका बिहेवियर सही हो रहा है, ना उनकी इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रही है, ना उनकी बुद्धि डेवलप हो रही है, ना उनका साइकोमोटर स्किल डेवलप हो रहा है, तो फिर वो सारा का सारा तो बेकार हो जाएगा। इस वजह से कुछ टीचिंग मेथडोलॉजीज होती हैं, शिक्षण विधियां होती हैं, जिस तरीके से इन कंटेंट को बच्चों को डिलीवर किया जाता है। ठीक है, अब ये टीचिंग मेथडोलॉजीज क्या करेंगी, बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बच्चों की जो समझ है, उस स्तर पर जाकर के जो करिकुलर सब्जेक्ट्स हैं वो बच्चों को डिलीवर करने में हेल्प करेंगी, जिससे कि बच्चे को वो सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। मतलब कि बच्चों के लिए उन सब चीजों को सीखना, समझना और धारण करना आसान हो जाए। ठीक है, अब इन सब चीजों को करने के लिए एक और चीज क्या है, अगर टाइम और एनर्जी इन सब चीजों का जब प्रॉपर तरीके से यूज किया जाएगा, तभी ठीक तरीके से डेवलप या फिर डिलीवर किया जा सकता है। तो जो करिकुलम होता है, इसमें ये भी होता है कि हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज हो चाहे करिकुलर एक्टिविटीज हो, सारी चीजों को किस टाइम पर, कितने समय तक, किस किस तरीके से, कितनी एनर्जी के साथ डिलीवर करना है, ये सारी चीजें भी पाठ्यचर्या में पहले से बताई जाती हैं। मतलब कि 1 घंटे का आपका गेम्स पीरियड होगा, 3-4 महीने का टाइम बीत जाएगा तो आपका एक बार फंक्शन कराया जाएगा। फंक्शन कराया जाएगा मतलब कि जो जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह से लेकर के कुछ ना कुछ कंपटीशन होते हैं, आर्ट कंपटीशन होते हैं, कुछ ना कुछ कंपटीशन जो है वो आपके 3-4 महीने पर, डिबेट है, कुछ भी है, ये सारी चीजें होती रहती हैं। ये सारी चीजें किस में आएंगी, को करिकुलर एक्टिविटीज में आएंगी। तो टाइमली डिवाइड होना चाहिए कि किस किस टाइम पे करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाएंगी, किस टाइम पे को करिकुलर कराई जाएंगी, तो टाइम और एनर्जी का ठीक तरीके से यूज हो सके, इस वजह से भी पाठ्यचर्या का निर्माण करना जरूरी है और पाठ्यचर्या का निर्माण आवश्यक है। ठीक है, एक और चीज, बच्चे की नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, ये सारी की सारी चीजें विकसित होती हैं अगर ठीक तरीके से पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए, इसलिए भी ये आवश्यक है। ठीक है, लास्ट था आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन तो आप ठीक तरीके से तभी कर पाओगे, या फिर इवैल्यूएशन का टाइम ही तब मिलेगा, मूल्यांकन का टाइम ही तब मिलेगा जब जितनी भी आपने टीचिंग लर्निंग चीजें कराई हैं उनको व्यवस्थित तरीके से करा लिया है, ठीक तरीके से क्लासेस ले ली हैं, ठीक तरीके से सारी चीजें बच्चों को समझा दी हैं, ठीक तरीके से बच्चों ने पढ़ लिया है। मतलब शिक्षण अधिगम, ये दोनों ही जो सिचुएशंस थी, वो सारी सिचुएशंस अगर ऑर्गेनाइज, मतलब व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से कराई जा चुकी हैं, फिर लास्ट काम क्या होता है, इवैल्यूएशन। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया जो है, या फिर टीचिंग लर्निंग की जो सिचुएशंस है, परिस्थितियां हैं, उन सब चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में, व्यवस्थित तरीके से कराया जा सके, इसी वजह से पाठ्यचर्या जरूरी है। ठीक है, अगर पहले से डिसाइड नहीं होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, कब कब पढ़ाने हैं, कैसे कैसे पढ़ाने हैं, किन किन विधियों से पढ़ाने हैं, तो इससे क्या होगा, बहुत अनसिस्टमैटिक रहेगा, बच्चे को पता ही नहीं है क्या कब पढ़ना है, बच्चे को पता ही नहीं कि कब क्या, कौन सी टीचर आएंगी, या फिर कब क्या करना है, कब उनको गेम खेलने जाना है। तो ये जो अनसिस्टमैटिक तरीका है, इससे बच्चे का किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इस वजह से इन सब चीजों के लिए जरूरी क्या है कि पाठ्यचर्या को ठीक तरीके से विकसित किया जाए। ठीक है, तो ये आपका 4 एलिमेंट्स था जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। इन्हीं एलिमेंट्स के बेसिस पे हमने समझ लिया कि इसकी आवश्यकता इन इन चीजों के लिए है, और इसी वजह से इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन 4 तथ्यों का बताया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं, जब करिकुलम डेवलप किया जाता है, मतलब जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, तो उसके लिए प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, किस प्रक्रिया के द्वारा करिकुलम का डेवलपमेंट करना चाहिए। सबसे पहले जो डिजाइन किया जाता है, करिकुलम बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, वो किस आधार पर किया जाता है कि बच्चे का हर एक तरीके का जो क्षेत्र है, हर एक क्षेत्र में बच्चे का विकास हो सके, हर एक क्षेत्र में बच्चा विकसित हो सके, इसी को आधार बना करके करिकुलम डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले करिकुलम के फॉर्मेशन से पहले
करिकुलम के फॉर्मुलेशन से पहले, मतलब कि पाठ्यक्रम निर्माण के पहले, सबसे पहले एक रूपरेखा तैयार की जाती है, आउटलाइन प्रिपेयर की जाती है, रूपरेखा तैयार की जाती है। उस रूपरेखा में डिसाइड किया जाता है कि क्या क्या उद्देश्य के साथ या किन किन उद्देश्यों के साथ इसको प्रिपेयर किया जाएगा। आउटलाइन प्रिपेयर की जाती है कि कौन कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज को शामिल कर सकते हैं, कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज को शामिल कर सकते हैं, किस किस टाइम पर शामिल कर सकते हैं। मतलब कि एक आउटलाइन प्रिपेयर कर लिया जाता है कि साल भर में एटलीस्ट ये चीजें इंडियन टाइम पर होनी ही चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब डिसाइड कर लिया, आउटलाइन प्रिपेयर कर लिया, फिर दूसरी चीज क्या की जाती है, उस करिकुलम के हिसाब से टीचिंग मेथड्स डेवलप किए जाते हैं कि किन किन शैक्षणिक प्रक्रियाओं के द्वारा, मेथड्स के द्वारा ये सारे करिकुलम वाली चीजें बच्चों को दी जाएंगी या फिर डिलीवर की जाएंगी। तो इसका विकास किया जाता है। सबसे पहले करिकुलम फॉर्मुलेशन से पहले आउटलाइन प्रिपेयर की जाती है, रूपरेखा तैयार की जाती है। उसके बाद टीचिंग मेथड्स क्या क्या होंगे उनका विकास किया जाता है। फिर क्या होता है, फॉर्मुलेशन के बाद उसका इवैल्यूएशन किया जाता है कि मतलब जो कुछ भी हमने प्रिपेयर किया है वो ठीक तरीके से टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, सारी चीजें इंक्लूड हैं कि नहीं है, कौन कौन से टीचर क्या क्या पढ़ाएंगे, ये सब चीजें डिसाइड है कि नहीं है। तो इस वजह से इवैल्यूएशन, लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है उस पूरी जो ब्लूप्रिंट तैयार की गई है करिकुलम उसका। तो ये 3 स्टेप्स में पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले रूपरेखा, रूपरेखा के बाद टीचिंग मेथड्स क्या यूज करना है, टीचिंग मेथड्स के बाद इवैल्यूएशन उसका किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है करिकुलम डेवलपमेंट। कोर्सेज आर मेड बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। अब ये जो पूरा करिकुलम तैयार किया जाता है, ये जो पूरी पाठ्यचर्या तैयार की जाती है, वो किनके द्वारा की जाती है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा। क्योंकि अगर कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी को अगर अच्छी तरीके से नॉलेज है, पूरा परफेक्शन है, तभी वो बता सकता है कि हर एक बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से क्या कितनी चीजें उनको दी जानी चाहिए। इसी वजह से फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, हर एक क्लास में सब्जेक्ट वही होता है। सब्जेक्ट के अलावा हो सकता है टॉपिक्स भी वही वही हो, लेकिन जो मेन कंटेंट है वो बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से होता है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल, जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट और इंटेलेक्चुअल्स बैठ करके इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से डिसाइड करते हैं, तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रक्रिया क्या होती है करिकुलम डेवलपमेंट की और आवश्यकता क्या होती है। अब देख लेते हैं जो अलग अलग मॉडल्स हैं करिकुलम के लिए तैयार किए गए हैं उनको। जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, उसको डिजाइन कैसे करना है, मतलब पाठ्यचर्या का निर्माण कैसे करना है, निर्माण करने के बाद उसका डेवलपमेंट कैसे करना है, मतलब उसको विकसित कैसे करना है, और तीसरी चीज डेवलपमेंट के अलावा उसका इवैल्यूएशन कैसे करना है, मूल्यांकन कैसे करना है। निर्माण, विकास और मूल्यांकन, इन 3 चीजों को किस प्रकार से करना चाहिए, इसी चीज को बताने के लिए अलग अलग साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग एजुकेशनिस्ट और अलग अलग जो आपके ये सोशलिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग मॉडल्स दिए हैं कि उनका जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, उसको किस प्रकार से डिजाइन करना चाहिए, किस प्रकार से विकसित करना चाहिए उसको, और उसको किस प्रकार से उसका इवैल्यूएशन करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपके आते हैं राल्फ टायर मॉडल, जिन्होंने उद्देश्य केंद्रित मॉडल दिया था। सबसे पुराना या फिर कह सकते हैं सबसे पहला जो करिकुलम डेवलपमेंट का, करिकुलम का किस तरीके से इवैल्यूएशन किया जाता है, वो राल्फ टायर ने ही दिया है। लास्ट क्लास में या फिर शायद 2-3 क्लास के पहले आपको ये मॉडल बताया भी था, पर बहुत शॉर्ट में बताया था, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। इन्होंने 4 स्टेप्स में बताया था कि किस तरीके से जो करिकुलम है या फिर पाठ्यचर्या है उसका निर्माण करना चाहिए या फिर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज इन्होंने बताई कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स या फिर एम या फिर किस उद्देश्य या फिर किस प्रयोजन के साथ आप पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं, पहले उसको परिभाषित करिए। पहली चीज क्या थी, किस उद्देश्य और किस प्रयोजन के साथ, किस ऑब्जेक्टिव्स के साथ आप इस पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं, पहले उसको परिभाषित करिए। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, उद्देश्यों को परिभाषित करना। फिर दूसरी स्टेज में इन्होंने कहा कि जो भी आपने डिसाइड कर लिया अब कि ये ऑब्जेक्टिव्स या फिर ये एम्स के लिए हमको पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम का निर्माण करना है। अब ऑब्जेक्टिव रिलेटेड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस उससे क्या है, मतलब जो जो आपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उससे संबंधित क्या क्या एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं, क्या क्या शैक्षिक अनुभव हैं जिनकी जरूरत पड़ सकती है या फिर जिनका यूज किया जाना चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया,
ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद जिन जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमने सोचा था कि इस करिकुलम का निर्माण करना है, उस ऑब्जेक्टिव से संबंधित जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस चाहिए उनको मेंशन करिए, या फिर क्या क्या शैक्षिक अनुभव की जरूरत पड़ेगी वो देखिए। उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि ये शैक्षिक अनुभव की जरूरत पड़ेगी। अब उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करिए, मतलब कि जो भी अनुभव हैं, प्रदत्त अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम से रिलेटेड जो भी अनुभव हैं उनका संगठन करिए, एक व्यवस्थित तरीके से करिए कि हाँ ये एक्सपीरियंसेस है जो इसके लिए जरूरत पड़ेगी, या फिर इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू टीचर बच्चे को समझा सकती है, या फिर बच्चे के एक्सपीरियंसेस का यूज किया जा सकता है। तो इन सब चीजों का संगठन करिए, या फिर उसको प्रदत्त अनुभवों का संगठन करिए। फिर लास्ट में आपने ये सारी चीजें कर ली, जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य थे उनको परिभाषित कर लिया, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो जो एजुकेशन की मतलब एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस की जरूरत थी आपने वो डिसाइड कर लिया। उन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उनका संगठन कैसे करना है ये आपने कर लिया। फिर लास्ट में इवेल्युएशन करिए, मूल्यांकन करके देखिए कि ये सारे जो प्रयोजन हैं वो सारे प्रयोजन सही तरीके से है कि नहीं है, या फिर जिन उद्देश्यों के साथ इनको पूरा किया जाना है, जिन उद्देश्यों के लिए इस करिकुलम को पाठ्यचर्या का निर्माण किया जा रहा है वो पूरे हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स परिभाषित करिए, फिर जो उन ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव हैं, उन अनुभवों को देखिए या फिर डिसाइड करिए कि क्या क्या अनुभव हैं। फिर उन अनुभवों का ऑर्गेनाइजेशन करिए, उन अनुभवों का ऑर्गेनाइजेशन करिए, संगठन करिए। फिर संगठित किए हुए जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनका इवैल्यूएशन करिए। मतलब OEOE आप कह सकते हो। इस मॉडल का नाम शॉर्ट में अगर याद करना है तो शॉर्ट में याद करने के लिए ध्यान रखिए कि ये 4 वर्ड्स याद रखिए जो कि राल्फ टायर ने अपने जो उद्देश्य केंद्रित मॉडल दिया था इन्होंने, मतलब कि जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल दिया था उसका है। सबसे पहले उद्देश्य परिभाषित करिए और डिफाइन करिए, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिफाइन करिए। ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने के बाद जो उससे रिलेटेड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको डिसाइड करिए। फिर उन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस के ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब उसको संगठित कैसे करना है इसको डिसाइड करिए। फिर ये सारी चीजें ठीक तरीके से फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं उसका इवेल्युएशन करिए। तो इन 4 स्टेप्स का राल्फ टायर ने अपना करिकुलम का मॉडल दिया था। अब देखते हैं हिल्डा टाबर मॉडल। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 1-2 बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। DSSP में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इन्होंने जो मॉडल दिया था उसको CDM कहते हैं, CDM कहते हैं, या फिर इंडक्टिव मॉडल भी इसको बोला जाता है, आगमनात्मक मॉडल भी बोला जाता है। CDM मतलब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मॉडल या फिर संप्रत्यय विकास का सिद्धांत या फिर मॉडल। इन्होंने कहा था कि किसी भी कॉन्सेप्ट को किस तरीके से विकसित करना चाहिए, या फिर जो ये करिकुलम का कॉन्सेप्ट है इसको किस तरीके से डिजाइन करना है, किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से इसका इवैल्यूएशन करना है, उसके आधार पर इन्होंने मॉडल तैयार किया था। ये एक एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है। तो इनके मॉडल को शॉर्ट में CDM या फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मॉडल भी कहा जाता है। इन्होंने 7 स्टेजेस में अपने मॉडल को दिया था। जो एक टीचर होता है वो बच्चों को पढ़ाने वाला भी होता है, लेकिन साथ ही साथ वो करिकुलम का डेवलपमेंट करने वाला भी होता है। मतलब कि जो पाठ्यचर्या निर्माण होता है, पाठ्यचर्या निर्माण में शिक्षक की भी पूरी भूमिका होती है। हर एक शिक्षक से, हर एक टीचर से बोला जाता है आपके हिसाब से जो पाठ्यचर्या का निर्माण है वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो टीचर को एक अपनी जो ब्लूप्रिंट देनी है पाठ्यचर्या की, किस प्रकार से होना चाहिए, तो वो किस तरीके से उसको डेवलप कर सकती है। सबसे पहले वो टीचर है, क्लास में उसने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर वो सबसे पहले ये पता करे कि बच्चों की आवश्यकताएं क्या हैं, उन आवश्यकताओं का निदान करें। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि रिमीडियल की बात नहीं की गई है, मतलब कि उन आवश्यकताओं को सॉल्व करें या सोल्यूशन की बात नहीं की गई है। पहले पता करें, डायग्नोज करें कि आवश्यकताएं हैं क्या बच्चों की। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या आता है, आवश्यकताओं का निदान करना। बच्चों की आवश्यकताओं को जानने की कोशिश करिए, डायग्नोज करिए कि क्या क्या दिक्कतें हैं या फिर क्या क्या जरूरतें हैं बच्चों की। जैसे कि मान लीजिए आपकी पूरी क्लास में 20 बच्चे हैं, उन 20 बच्चे में 15 बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत बेकार है, मतलब वो क्रिटिकली किसी चीज पर विचार नहीं कर पाते हैं। तो आपका उद्देश्य क्या आया कि 15 बच्चा ऐसा है जिसको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की जरूरत है। अब उसके हिसाब से आपको करिकुलम डेवलपमेंट करना है, मतलब आपको उद्देश्य मिल गया
कि किस उद्देश्य या फिर किन किन उद्देश्यों, किन किन आवश्यकताओं के लिए करिकुलम या पाठ्यचर्या का निर्माण करना है। तो पहले आपने निदान कर लिया, निदान करने के बाद आपको पता चल गया कि किन किन उद्देश्यों के लिए आपको पाठ्यचर्या फॉर्मुलेट करनी है या फिर निर्माण करना है। तो दूसरा काम क्या करिए, दूसरा स्टेप क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का निर्माण करिए उन आवश्यकताओं के आधार पर। ठीक है, अब आपने उद्देश्य डिसाइड कर लिया, उन उद्देश्य, मान लीजिए क्रिटिकल थिंकिंग की बात थी, या फिर मान लीजिए मैथ्स बच्चों की बहुत ज्यादा वीक है, या फिर 3-4 सब्जेक्ट और ले लीजिए जिसमें बच्चे का वीक है 20 में से 15 बच्चों का। अब आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल गए, ऑब्जेक्टिव का निर्माण, उद्देश्यों का निर्माण आपने कर लिया। अब उन उद्देश्यों के आधार पर आप कंटेंट या फिर विषय वस्तु को डिसाइड करिए कि क्या क्या विषय वस्तु अगर इसमें इंक्लूड की जाए तो बच्चे की इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है, या फिर इन जरूरतों का निदान किया जा इन जरूरतों की रिमीडियल टीचिंग दी जा सकती है या फिर रेमेडी दी जा सकती है। तो आपने सेलेक्ट कर लिया कौन कौन सी विषय वस्तु, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए उन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। चौथा काम क्या करिए कि जो भी आपने कंटेंट डिसाइड किया है, जिन जिन विषय वस्तु का आपने चयन किया है, उन सारी विषय वस्तु का ऑर्गेनाइज करिए, उनका संगठन करिए सिस्टमैटिक वे में। मतलब कि ये है कि जो जो आपने विषय वस्तु डिसाइड की है उनको पहले पता करिए कि वैलिडिटी कितनी है, मतलब कितना ज्यादा ये वैलिड होगा, कितना ज्यादा पॉसिबल चांसेस हैं कि अगर इनको करिकुलम में इंक्लूड किया गया तो सारे बच्चों का इससे रेमेडी हो जाएगी और बच्चे की वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो उनका ऑर्गेनाइजेशन करिए प्रॉपर तरीके से उन सारी विषय वस्तु का। तो विषय वस्तु का संगठन चौथा हो गया। फिफ्थ स्टेज है जिसमें इन्होंने कहा है कि इन विषय वस्तु के आधार पर किन किन अधिगम अनुभवों की जरूरत पड़ सकती है, या फिर किन किन अधिगम अनुभवों के द्वारा इन विषय वस्तु को पढ़ाया जा सकता है या फिर बच्चों को अच्छे से डिलीवर किया जा सकता है। वही बात हो गई टीचिंग मेथडोलॉजीज किस तरीके से होनी चाहिए इस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, तो आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस का सबसे पहले चयन करिए कि इन इन चीजों के द्वारा बच्चे की ये विषय वस्तु दी जा सकती है। ठीक है, छठा काम क्या करिए कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपने सेलेक्ट कर लिया, चयन कर लिया। अब किन किन लर्निंग एक्टिविटीज को इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस में, अधिगम अनुभवों में जो जो अधिगम गतिविधियां आई हैं, अधिगम से रिलेटेड, बच्चों को सिखाने से रिलेटेड जिन जिन एक्टिविटीज को शामिल किया गया है उन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करिए या फिर उनका संगठन करिए, संगठित करके रखिए कि हाँ ये एक्टिविटीज हैं, ये सारी चीजें हैं जो कि इसमें काम आएंगी। ऑर्गेनाइजेशन कर लिया आपने लर्निंग एक्टिविटीज का। अब इन सारी चीजों का लास्ट होता है सेवेंथ में क्या है आपका, डिसाइड करिए इवैल्यूएशन, मूल्यांकन और मीन्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन और मूल्यांकन के साधन क्या क्या होने चाहिए, किन किन तरीकों से, किन किन चीजों से बच्चों का इवैल्यूएशन या हम मूल्यांकन कर सकते हैं, ये डिसाइड करिए। तो ये 7 स्टेप्स बताए थे हिल्डा टाबा ने अपने मॉडल में, जो कि है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मॉडल, सीडीएम मॉडल। ये इनका इसको इंडक्टिव मॉडल या आगमनात्मक मॉडल भी कहा जाता है। रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले बच्चों की आवश्यकताओं का पता लगाएं, आवश्यकताओं का पता लगाने के बाद उन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर उद्देश्य का निर्माण करिए कि इन उद्देश्यों के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण करना है। फिर उन उद्देश्यों के लिए क्या क्या कंटेंट, क्या क्या विषय वस्तु होनी चाहिए उसको डिसाइड करिए। उन कंटेंट का सिलेक्शन करने के बाद उन सारे कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज करिए, विषय वस्तु का संगठन करिए। संगठन करने के बाद उन विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए किन किन लर्निंग एक्सपीरियंसेस की जरूरत पड़ेगी उसको सेलेक्ट करिए, उनका चयन कीजिए, मतलब अधिगम अनुभवों का चयन कीजिए। अधिगम अनुभवों के चयन के बाद लर्निंग एक्टिविटीज जो भी आपने डिसाइड की हैं उन सारी लर्निंग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करिए, संगठन करिए। फिर इन सब चीजों का आप इवैल्यूएशन करके देखिए, मूल्यांकन करिए, और किन किन साधनों से मूल्यांकन करना है ये भी पहले से डिसाइड कर लीजिए। तो ये इनका सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है करिकुलम का। अगर आपने ये पढ़ा है तो बाकी पढ़ने की जरूरत है नहीं, वैसे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, या तो सबसे शुरुआती मॉडल पूछा जाता है या तो जो सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो वाला मॉडल पूछा जाता है। फिर भी इवैल्यूएशन के एक CIPP मॉडल है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं ऊपर ऊपर से कि क्या होता है। CIPP मॉडल, ये मॉडल किसने दिया था, ये दिया था स्टफल बीम ने। इन्होंने बेसिकली इवैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, मूल्यांकन कैसे करना चाहिए पाठ्यचर्या का, इवैल्यूएशन या मूल्यांकन किस प्रकार से करना चाहिए पाठ्यचर्या का, उसके आधार पर इनका पूरा मॉडल जो है वो आधारित है। सबसे पहले इन्होंने कहा था जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस संदर्भ में उस पाठ्यचर्या को, करिकुलम को प्रिपेयर किया गया है, सबसे पहले आप तो उसके संदर्भ का मूल्यांकन करिए।
किस संदर्भ में, मतलब कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स, कोई ना कोई गोल्स के साथ पूरा करिकुलम प्रिपेयर किया गया है। तो सबसे पहले आप मूल्यांकन करिए उन ऑब्जेक्टिव्स, उन उद्देश्यों का और उन गोल्स का। दूसरी चीज क्या है, इनपुट मूल्यांकन, मतलब कि जिन ऑब्जेक्टिव्स या जिन गोल्स के लिए आपने ये पूरा करिकुलम प्रिपेयर किया है, अब उसके लिए उन गोल्स को पाने के लिए आपने कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देखे होंगे, या फिर उन गोल्स को पाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अमाउंट में वहां पर स्कूल में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। जो आपने कंटेंट या विषय वस्तु डिसाइड की है उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, वो सारी जो पाठ्य वस्तु है वो ठीक तरीके से है कि नहीं है, सारे बच्चों तक पहुंच सकती है कि नहीं पहुंच सकती है। लिमिटेड अमाउंट में आपके पास रिसोर्सेज है कि नहीं है, मतलब कि टीचर संसाधन, कौन कौन से संसाधन, टीचर होने चाहिए उसके लिए, प्रॉपर टीचर्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उनके लिए, मतलब कि जो जो इनपुट्स हैं इस संदर्भ को पूरा करने के लिए, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जो कंटेंट, जो जो रिसोर्सेज की जरूरत है इन ऑब्जेक्टिव्स, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, वो सारे ठीक तरीके से अवेलेबल है या फिर नहीं है, इनका मूल्यांकन करिए। फिर तीसरा इन्होंने कहा प्रक्रिया का मूल्यांकन। प्रक्रिया के मूल्यांकन में इन्होंने क्या कहा, इन उद्देश्यों को पाने के लिए टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, बुक्स की जरूरत पड़ेगी, कंटेंट की विषय वस्तु की जरूरत पड़ेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब टेबल, चेयर, रूम अच्छे से हो, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज भी तो मैटर कर रही है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है इन उद्देश्यों को पाने के लिए, क्या क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा इन उद्देश्यों को पाया जा सके, क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जा सकती है जिससे कि बच्चे टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जा करके बिना एजुकेशनल या बिना किताब के, बिना बुक्स के, बिना कॉपीज के उस चीज को नेचुरली सीख पाए, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू सीख पाए। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और को करिकुलर एक्टिविटीज जो आपने इस करिकुलम में शामिल की है, पाठ्यचर्या में शामिल की है, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन सारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस का मूल्यांकन करिए और उन को करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं उनका मूल्यांकन करिए। मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा आप इन संदर्भों को, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को पाने की कोशिश करना चाहते हैं, उन प्रक्रियाओं में जो जो चीजें आती हैं उन प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करिए। और तीसरी चीज प्रोडक्ट, उत्पाद, मतलब इन सारी चीजों को करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, बच्चों की स्किल्स कितनी डेवलप हुई, उनकी वैल्यूज डेवलप हुई कि नहीं, उनके जो एटीट्यूड्स हैं वो डेवलप हुए कि नहीं हुए, जो रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं वो ठीक तरीके से हैं कि नहीं है, इन सब चीजों का भी मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। किसके अकॉर्डिंग, स्टफल बीम के CIPP मॉडल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले उन्होंने कहा जिस संदर्भ में किसी ना किसी उद्देश्य या किसी न किसी गोल्स के साथ हमने करिकुलम डिसाइड किया था, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने करिकुलम डिसाइड किया या फिर डिजाइन किया, उन ऑब्जेक्टिव्स गोल्स का सबसे पहले आप मूल्यांकन करिए। इन ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को पाने के लिए जिन जिन टीचर्स की, जिन जिन बुक्स की, कंटेंट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत है, उन इनपुट्स का मूल्यांकन करिए कि ठीक तरीके से अवेलेबल है कि नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में स्कूल या कॉलेज में उपलब्ध है या फिर नहीं है। इनपुट के बाद इन सब चीजों के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ेगी वो सारी प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करिए कि ये सारी प्रॉपर तरीके से हर एक टीचर इतना एलिजिबल और इतना ज्यादा क्वालिफाइड है कि इन सब चीजों को करवा पाएगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ठीक तरीके से सबको पता है कि नहीं पता है, को करिकुलर एक्टिविटीज टीचर करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, इनका मूल्यांकन करिए। और लास्ट में जो बच्चों की स्किल्स, वैल्यूज, ये सारी चीजें डेवलप हुई हैं या फिर उनके जो ग्रेड्स वगैरह आए हैं उन सब का मूल्यांकन करिए, मतलब प्रोडक्ट का, उत्पाद का मूल्यांकन करके देखिए कि वो सारी चीजें ठीक तरीके से बच्चों में डेवलप हुई या फिर नहीं हुई। तो ये था CIPP मॉडल जो कि स्टफल बीम ने दिया है करिकुलम के इवैल्यूएशन के लिए। पूरी पाठ्यचर्या में ये सारी चीजें आती हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, गोल्स आते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट और रिसोर्सेज आते हैं, किस किस तरीके से इन सब चीज़ों को डेवलप करना है। इसके अलावा लर्निंग प्रोसेस, को करिकुलर एक्टिविटीज आती हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो आपकी, ये जो आपका ये किनारे किनारे लिखे हुए हैं, ये सारी चीजें करिकुलम है। इन करिकुलम का किन किन तरीके से मूल्यांकन करना है, ये सारी चीजों का मूल्यांकन के बारे में CIPP मॉडल में बताया गया। तो ये आपका हो गया CIPP मॉडल। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम, मतलब पाठ्यचर्या के प्रकार। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइरल, वर्तुलाकार पाठ्यचर्या की या फिर करिकुलम की। ये दिया किसने था, ये दिया गया था ब्रूनर के द्वारा। इन्होंने क्या कहा था कि जो बच्चों को सब्जेक्ट्स या जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं वो ये नहीं कि एक थोड़े टाइम में पढ़ा करके, मतलब कि एक पीरियड में ये वाला टॉपिक है जो कंप्लीट कराना है। अब वो टॉपिक टीचर दोबारा साल भर में खोल करके नहीं देखेगी, लेकिन
इनके हिसाब से क्या है कि अगर आपने कोई चीज बच्चों को पढ़ाई है या फिर सिखाई है तो समय के साथ उसको थोड़ा सा इंक्लूड करने की कोशिश करिए, या फिर हर 10-15 दिन पे या फिर 5-6 दिन बाद उसका रिवीजन करवाइए बच्चों को, या फिर वापस से कुछ आप पढ़ा रहे हैं उसमें इंक्लूड करके वापस से उसको रिवाइंड करवा दीजिए बच्चों को। मतलब कि बच्चों का जो सिखाना वो वर्तुलाकार तरीके से हो। एक पॉइंट पे आपने कोई चीज बताई, बाद में कोई दूसरी चीज बता रहे उसमें इंक्लूड कर दिया, बाद में और ज्यादा उसको इंक्लूड कर दिया, जिससे कि बच्चों की इंटेलिजेंस लेवल उस चीज को लेकर के अच्छी खासी हो जाएगी उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो ब्रूनर ने स्पाइरल करिकुलम के बारे में, वर्तुलाकार पाठ्यचर्या के बारे में बताया था। नेक्स्ट है आपका लर्नर सेंटर्ड, अधिगमकर्ता केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड, कुछ भी कह लीजिए। डीवी है, रूसो है, परिकर है, ये सारे लोग क्या है, इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया था। मतलब चूंकि इनका जो इन्होंने बचपन की अवस्थाएं बताई हैं उन सबका इन मतलब तीनों ही, परिकर है, रूसो है, डीवी है, इन सब की अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं। बचपन किसी ने 2 से 3 साल बताया, किसी ने 6 से 7 साल बताया, इस तरीके से इनकी स्टेजेस बचपन की अलग है। लेकिन इन सब ने कहा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही बच्चों को देनी चाहिए, बाल केंद्रित ही होनी चाहिए। लर्नर सेंटर्ड अधिगमकर्ता केंद्रित करिकुलम में क्या होता है कि जो टीचर है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी और बच्चा बैठा हुआ है। लर्नर सेंटर्ड में है कि बच्चा भी बराबर तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, सारी एक्टिविटीज में उसको मौका मिलेगा, उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अगर उसको डिस्कशन के लिए किसी बच्चे से बात करनी है तो वो इंटरेक्शन कर सकता है। क्लास सिर्फ ऐसे नहीं है कि बच्चे बैठे हैं टीचर पढ़ा रही है, बच्चे साथ में टीचर की सीख रहे हैं, इस तरीके से होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो सिर्फ बुक्स से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बियॉन्ड द बुक्स जा करके टीचर को एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को सिखाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या है, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में आती हैं। कंपिटेंसी बेस्ड, क्षमता आधारित, इसमें मेनली बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए इसको आप कह सकते हो टास्क ओरिएंटेड या फिर एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम भी कहा जाता है। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम भी आप इसको कह सकते हो, मतलब कि गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या भी आप इसको बोल सकते हो। कंपिटेंसी बेस्ड जो करिकुलम होता है उसको, क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे कर करके देखते हैं, इन्वॉल्व होकर के देखते हैं, एक्टिविटीज के थ्रू चीजों को सीखते हैं, गतिविधियां कर करके चीजों को सीखते हैं। तो इसमें इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। मेनली ये टास्क ओरिएंटेड होता है और क्षमता के आधार पर, अब जिस बच्चे की जैसी स्किल होगी उस हिसाब से वो चीजों को सीखेगा। तो बच्चों की स्किल से के हिसाब से गतिविधियां निर्धारित करिए और उसके बाद बच्चों को सिखाइए। ये कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम में आता है। फिर है कोर या फिर मूल पाठ्यचर्या, ये आपकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें है कोई पर्टिकुलर चीज सिखाने के लिए, कोई पर्टिकुलर मतलब डिसिप्लिन या फिर कोई पर्टिकुलर कंटेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, जो समान स्तर के बच्चे हैं उन सबको बताने के लिए इस तरीके की पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। कोर करिकुलम मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि सोसाइटी में कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो कि जिस पर बच्चों को अवेयर करना जरूरी है। अब उसका एक करिकुलम कोर बना दिया कि जितने भी स्कूल के बच्चे हैं उन सब को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये कोर करिकुलम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं या फिर डिसाइड कर सकते हैं कि इस पे हमको एग्जाम देना है। जैसे कि एक आपका राष्ट्र गौरव का एग्जाम होता था, जब आपने ग्रेजुएशन में देखा हो राष्ट्र गौरव का आपने एग्जाम दिया होगा, मतलब कि चाहे आर्ट्स से कर रहे हो या साइंस से कर रहे हो या कॉमर्स से कर रहे हो, जिस भी फील्ड से उनका ग्रेजुएशन चल रहा हो, हर एक बच्चे को राष्ट्र गौरव का पेपर देना पड़ता था। तो यही होता है आपका कोर करिकुलम। इंटीग्रेटेड, एकीकृत करिकुलम या फिर एकीकृत पाठ्यचर्या क्या होती है? इसमें सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग करके नहीं बताया जाता है। मतलब उनको ये नहीं माना जाता है कि जो साइंस है अलग है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायो अलग है, हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है। इंटीग्रेटेड करिकुलम में क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ ना कुछ टॉपिक दूसरे सब्जेक्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है, जिससे ये सारे विषय जो है वो बच्चों के लिए अलग अलग ना फील हो। उनको अगर हिस्ट्री में कोई चीज पढ़ाई जा रही है तो वापस से जब वो ज्योग्राफी की बुक खोलें तो ज्योग्राफी की बुक में उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट हो जिससे बच्चे जोड़ करके चीजों को सीख पाए। क्योंकि टुकड़ों में जब कोई चीज बच्चों को बताई जाती है तब उनको समझ में नहीं आती है। जब किसी चीज को रिलेट करके, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से रिलेट करके हम कोई नई चीज बच्चों को सिखाते हैं तो आसानी से सीखते हैं। तो इसीलिए कोई पुरानी सब्जेक्ट उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ या फिर दूसरी क्लास में वही सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, मान लीजिए उनका इंग्लिश का पीरियड चल रहा था, ठीक है, अब उनका स्टार्ट हो गया साइंस का पीरियड।
अब इंग्लिश में उन्होंने जो चीजें पढ़ी हुई हैं वही चीज का अगर थोड़ा बहुत भाग उनको साइंस में भी पढ़ने को मिलेगा तो वो क्या करेंगे, इन दोनों ही विषयों को कंबाइन करके एकीकृत करके समझ पाएंगे, उनके लिए चीजों को समझना आसान हो जाएगा। इस वजह से जो इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है, एकीकृत पाठ्यचर्या होती है, उसमें सारे सब्जेक्ट को कंबाइन करके या फिर सारे सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ पार्ट इंक्लूड किया जाता है, जिससे कि ये एकीकृत भाव आए बच्चों में और वो हर एक सब्जेक्ट को एक साथ कंबाइन करके समझ पाए। सब्जेक्ट सेंटर्ड, विषय केंद्रित क्या होता है, हिंदी का सब्जेक्ट अलग, इंग्लिश अलग, मेनली जो पढ़ाया जाता है वो विषय केंद्रित होता है। टीचर आएगी, उनको सिर्फ फैक्ट्स बताएगी, जो भी बुक्स में दिया हुआ है वो बुक्स का बताएगी, जो भी उनका एग्जाम से रिलेटेड है वो बताएगी, सिर्फ वही इतना रहता है। मतलब सब्जेक्ट आधारित होता है, जो जो उनकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जितना जितना दिया हुआ है, टीचर का काम होता है आकर के वो एक्सप्लेन करके पढ़ा करके चली जाती है। लाइफ सेंटर्ड करिकुलम, जीवन केंद्रित पाठ्यचर्या, इसमें क्या होता है, 4 स्टेजेस इसमें बताई गई हैं। 4 स्टेजेस इसको बताया किसके द्वारा था, किसके द्वारा बताया गया था, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन ने 1999 में, कब, 1999 में बताया गया था कि जो करिकुलम पाठ्यचर्या है वो इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे कि बच्चा लाइफ लॉन्ग उसको अपने जीवन में धारण कर सके, बच्चे की लाइफ लॉन्ग हेल्प कर सके, इस तरीके का पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। तो इसके आधार पर इन्होंने कहा 4 स्टेजेस होती हैं या फिर 4 चीजें होती हैं जो कि बच्चों को पढ़ाने के समय, सिखाने के समय ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू नो मतलब कि वो जो सीखें, उनका जो सीखना हो वो पहली चीज जानने के लिए सीखना हो। दूसरा, जो कुछ भी सीखें वो करके सीखें, टू डू। लर्निंग टू बी, उसमें इन्वॉल्व होकर के सीखें, उसमें जैसे एक्टिविटी वगैरह कराई जाएगी तो एक्टिविटी में बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा, क्वेश्चंस पूछेगा, क्यूरियस होगा, समझने की कोशिश करेगा, तो ये क्या है, वो उसमें इन्वॉल्व होकर के सीख रहा है। अगर टीचर आ रही है, आकर के पढ़ा करके चली जा रही है, तो किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट है बच्चे का, नहीं है। तो पहली चीज क्या है, जानने के लिए अधिगम होना चाहिए, जो सिखाने की प्रक्रिया चल रही है वो बच्चे जान पाए, उनकी नॉलेज बढ़े, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़े, इसके लिए होना चाहिए। करके सीखना, ये चीज डेवलप होनी चाहिए। टू बी, उसमें इन्वॉल्व होकर के सीखना, ये होना चाहिए। और है साथ रहकर सीखना, थर्ड क्या है, साथ रहकर सीखना। इसको आप कह सकते हो लर्निंग विद, मतलब कि जो सीखना है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि अलग अलग बच्चा अपना सीट पे बैठा हुआ है, सीख रहा है, समझ रहा है। मतलब कि बच्चों में ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये सारी चीजें होनी चाहिए कि एक बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आई, दूसरे को समझ में आ रही है, तो एक दूसरे से डिस्कस करके एक दूसरे के हिसाब से सीख सकें और समझ सकें। तो ये 4 चीजें बताई गई थी लाइफ सेंटर्ड करिकुलम में, किसके द्वारा, इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन के द्वारा। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग विद। तो ये 4 चीजें आपकी, तो लाइफ सेंटर्ड में बस फिर इतना जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे जो टाइप्स थे करिकुलम के, वो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से जानना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है। स्पेशली मेंशन आपका सिर्फ 2 टाइप का करिकुलम किया गया है, एक तो हिडन करिकुलम और दूसरा ओवर्ट करिकुलम। तो कल की क्लास में इन दोनों को, हिडन करिकुलम और ओवर्ट करिकुलम, इसको पूरा डिटेल से समझेंगे। इसके अलावा सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है इसको समझेंगे। कल आपकी करिकुलम वाली ये जो सिलेबस एंड करिकुलम वाला टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा नई टॉपिक स्टार्ट होगा। नया टॉपिक कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आपका ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है या फिर एक्सपीरियंशियल एजुकेशन है, कोई भी टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपका ये जो सिलेबस एंड करिकुलम वाला टॉपिक है फाइनली आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।